Next question is give reason for the following. Transition elements acts as catalyst. It is difficult to obtain. अच्छा, ठीक है. Question is saying give reasons for the following that transition elements act as a catalyst. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में what we'll say फर्स्ट पार्ट में ठीक है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट ड्यू टू वन टू रीजंस. Transition elements are good catalysts because of two reasons. First of all, they provide surface for the surface for heterogeneous catalysis. जो heterogeneous catalysis हमने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था उसके अंदर निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम ये सब यूज होते हैं. तो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के लिए दे प्रोवाइड देयर सरफेस. ठीक है. इसके अंदर तुम थोड़ा सा और डिटेल में लिख सकते हो दैट एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट facilitates bond formation between them. ठीक है. Second point, very important point is transition elements also show variable oxidation state. They show variable oxidation states. ठीक है. As a result, they are able to catalyze reaction as shown below. एक रिएक्शन है जो एग्जांपल देती है हाउ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी यूजफुल फॉर कैटालिसिस. और ये आयोडीन और आयरन का एग्जांपल बुक में दे रखा है. सो आई जस्ट पुल इट आउट फ्रॉम देयर वन सेकंड. सो एग्जाम्पल इज दिस वन. हमारे पास एक रिएक्शन है दैट इज reaction is 2I minus, you can also check in book, it is there, plus H2O8 2 minus. ठीक है. gives us I2 plus 2SO4 2 minus. This is an overall reaction, but iron would catalyze this as iron इसे कैसे catalyze करता है. तो आयरन 2 प्लस, आयरन जो है 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वो आयोडाइड से पहले रिएक्ट कर जाता है फॉर्मिंग 2Fe2 प्लस प्लस I2. नाउ फिर से आयरन 2 प्लस पर सल्फेट के साथ H2OA2 माइनस के साथ it forms 2SO4 2 minus plus 2Fe3 plus. तो इस रिएक्शन के अंदर विदाउट कैटलिस्ट इट इज स्लोअर एंड विद कैटलिस्ट इट इज फास्टर. तो अब बात ये आ रही है कि ऐसे कैसे, क्योंकि आयरन जो है पहले 3 प्लस से 2 प्लस में चला जाता है और इस प्रोसेस में वो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है और फिर जब वो खुद Fe3 प्लस में Fe2 प्लस में आ गया तो फिर वो Fe2 प्लस के साथ दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके उसको सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है और खुद फिर से Fe3 प्लस में चला जाता है. तो आयरन जैसे गया था वो ऐसे वापस आ गया, पर इसने इन दोनों को रिएक्शन को फास्ट कर दिया, दोनों को अलग अलग पाथ देके, इसको अलग पाथ दे दिया और इसको अलग पाथ दे दिया एंड इट हैज स्पीड अप द रिएक्शन.
It has been only been possible due to the variable oxidation state. ठीक है, इसके अंदर भी तुम एग्जांपल दे सकते थे ऊपर वाले में, हार्बर प्रोसेस में अमोनिया की प्रोडक्शन में आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट बिकॉज आयरन गिव्स सरफेस टू द कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर है, ये सब रीजंस। दूसरे वाले में डाउट है, पहले वाले में? In the second point, हाँ, जो सॉरी जो लास्ट वो है रिएक्शंस, वो है एक ही रिएक्शन बट उनको अलग अलग लिखा हुआ है। उनको अलग अलग, ये ओवरऑल रिएक्शन है। मतलब क्या है, देखो ये वाली जो रिएक्शन है, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। ये ओवरऑल रिएक्शन स्लो होती है अगर आयरन प्रेजेंट ना हो। अगर आयरन प्रेजेंट होता है तो वो इन रिएक्शंस को ब्रेक कर देता है एंड फास्ट कर देता है। तो है ये ऊपर वाली रिएक्शन, बस उसको फास्ट कर दिया। एंड सो हेटेरोजेनस कैटालिसिस में क्या होता था? हेटेरोजेनस कैटालिसिस में ये जो है ये अलग थ्योरी है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है। हेटेरोजेनस कैटालिसिस में ये होता था कि जो एक कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के ऊपर एड्सॉर्प्शन हो जाता है, और एड्सॉर्प्शन होने से जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी रिएक्टेंट है, ए और बी, ये दोनों आके इसकी फ्री वैलेंसीज पर जाके सेटल हो जाते हैं, ए और बी। फिर इनके बीच में क्योंकि एब्जॉर्प्शन से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो देयर इज बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दीज टू। इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता था, और बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद दे यूज्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बनाकर लेटर ऑन जी एक प्रोडक्ट बन गया सी सी। लेटर ऑन इट वुड डिसॉल्व, तो फिर वो डिसॉल्व हो जाता था। मतलब क्या है, हेटेरोजेनस कैटालिसिस में ये होता था दैट फर्स्ट एड्सॉर्प्शन होती थी रिएक्टेंट की, ए और बी रिएक्टेंट थी, फिर उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता था, फिर प्रोडक्ट बन जाने के बाद प्रोडक्ट डिसॉल्व हो जाता था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। ठीक है, इसको क्योंकि ये क्वेश्चन डीएनएफ ब्लॉक का है, तो वी डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन हेटेरोजेनस थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, तो मैं ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन हेटेरोजेनस कैटालिसिस का अलग से आता है तो हम ये सब चीजें लिखेंगे। बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट बिकॉज क्योंकि वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं, सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होती है, और एड्सॉर्प्शन होने से उनके बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड जब वो एड्सॉर्ब होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो इट इज मोर यूजफुल। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारी 3+ से 2+ और 2+ से 3+ थे वो। ये दो रीजन हम डीएनएफ ब्लॉक के क्वेश्चन में देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में भी यही दो एग्जांपल्स दे रखे हैं। क्लियर है? yes. इस थ्योरी को अलग से तुम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ लेना। रीड नेक्स्ट। और नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट, give reasons for the following that it is difficult to obtain oxidation state greater than 2 for copper। तो कॉपर के लिए 2 से ज्यादा बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो क्यों? देखो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s1 3d10। ठीक है, अगर कॉपर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो कॉपर कैन फॉर्म आर्गन 4s0 3d10। ठीक है, अब दूसरी एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 में उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है आर्गन 4s0 3d9। ठीक है, अब इससे ज्यादा हायर देन दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वैसे तो हमें अगर हम ध्यान दें तो D10 से D9 वाला भी बड़ा मुश्किल होना चाहिए। Why was D9 to D10 D10 to D9 इजी? मतलब कॉपर +1 से +2 क्यों बना रहे हैं?
ठीक है। और +2 से ज्यादा क्यों नहीं बना रहा? क्वेश्चन हमारा वैसे ये है कि +2 क्यों नहीं बना, +2 से ज्यादा +3 क्यों नहीं बना रहा। पर मैं तुमसे ये भी क्वेश्चन क्लियर करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे D10 था, हाँ, फुली स्टेबल फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो वो D9 क्यों बन जाता है, जो एक इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है व्हेन इट वाज ऑलरेडी स्टेबल? इसका कोई रीजन है हमारे पास? यस और नो? तो देखो, D10 माना ये आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 इज हाई मान लेते हैं, ठीक है, और बट स्टिल जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, इन एक्वस सॉल्यूशन कॉपर कैन इज कॉपर 2+ में ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि कॉपर से कॉपर 2+ में एक और एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अभी क्लास चल रही है, करो। अच्छा, तो आई एम सेइंग कि एक और एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पीज तो है ही, ये दोनों मिला के कहलाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, ठीक है ना, और ये हमारी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ, अच्छा, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इट इज पॉजिटिव, ये दोनों होती है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है एब्जॉर्ब होने वाली, और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो होती है नेगेटिव, नेगेटिव माने रिलीज होने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग क्वेश्चन आते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, वाई इज कॉपर, एक क्वेश्चन पहले था, हाँ, वाई इज कॉपर 2+ more stable than copper plus in aqueous solution? एक क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या रीजन देते हैं कि माना कि कॉपर प्लस जो था स्टेबल था और कॉपर 2+ कॉन्फ़िगरेशन वाइज डिफिकल्ट था, पर कॉपर 2+ छोटे साइज का होगा, और जितना छोटे साइज का होता है तो उसके इसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती है। तो हमेशा दो चीजों का एक्वस सॉल्यूशन में लड़ाई चलती है, और वो है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी के सम से बड़ी हो जाए, if hydration enthalpy is greater than sum of ionization enthalpies, तो इस केस में इट कैन एग्जिस्ट एज कॉपर 2+, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाली मतलब एक्सोथर्मिक रिलीज होने वाली, और पॉजिटिव वाली होती है जो एब्जॉर्ब हो। तुम्हें पैसे मिले तो ज्यादा अच्छा होता है, पैसे खर्च हो तो ज्यादा अच्छा होता है? जब पैसे मिलते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, खर्च होना बुरा लगता है। इसी तरीके से अगर तुम्हें कोई रिएक्शन से एनर्जी मिल रही है तो दैट इज मोर फेवरेबल फॉर अस, फॉर स्पॉन्टेनिटी भी इट इज मोर स्टेबल। तो जो एंथैल्पी नेगेटिव होती है वो अच्छी होती है, और जो एंथैल्पी पॉजिटिव होती है वो बुरी होती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाली रिएक्शन में एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, और जो पॉजिटिव वाली है वो एब्जॉर्ब कर रही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कॉपर 2+ क्यों स्टेबल है देन कॉपर प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका आंसर होता है कि इट इज बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन होता है वैसे, ठीक है ना, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर प्लस, फ्रॉम कॉपर प्लस
that is second ionization enthalpy, is more than compensated by, ये बोल सकते हैं उससे ज्यादा एनर्जी हाइड्रेशन प्रोवाइड कर देता है। जितनी एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में चाहिए होती है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी दे देता है। मतलब अगर कोई चीज कॉपर प्लस में रहता है, कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस में जाने में एनर्जी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होती है और जो सेकेंड आयनाइजेशन है वो कम होती है। तो सेकेंड आयनाइजेशन इज लेस देन हाइड्रेशन। इस वजह से कॉपर प्लस में ना रहकर कॉपर 2 प्लस में रहता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट कब मिल रहा है कि जब नेगेटिव वाली ज्यादा हो जाती है और पॉजिटिव वाली कम, तो एक नेट प्रॉफिट आ जाता है और वो इस केस में कॉपर प्लस से उसे कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट कर देता है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? ऑल्दो दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस, बट स्टिल मैंने ये समझा दिया। इज दिस क्लियर? यस सर। अब यहां पे क्वेश्चन है कि व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2। तो अब अगर अगेन हमें थर्ड आयनाइजेशन को देखना है, तो थर्ड आयनाइजेशन को किससे कंपेयर करना पड़ेगा? हाइड्रेशन से। अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगी आयनाइजेशन थर्ड एंथैल्पी से, तो ही कॉपर 3 प्लस में एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज नॉट। एंड ये नहीं होती। जो 3 प्लस वाली है दैट इज नॉट हायर देन द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसीलिए कॉपर डज नॉट एग्जिस्ट एज कॉपर 3 प्लस। तो इसके अंदर वी विल राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट इज बिकॉज high ionization third ionization enthalpy required for forming copper 3 plus ion is not balanced by its hydration enthalpy। तो कॉपर के लिए जो आगे वाली थर्ड प्लस में वो तभी जाता है जब उसकी थर्ड के लिए जो हाइड्रेशन है वो ज्यादा होती और आयनाइजेशन कम होती। पर जब ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो आयनाइजेशन, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, या हम ये लिख ही चुके हैं वैसे, पर ये पॉइंट पे हमें स्ट्रेस करना है दैट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज वेरी हाई। तो क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है। Question is saying Cr2O72 minus is strong oxidizing agent in acidic medium, whereas tungsten oxide and molybdenum oxides are not. अच्छा, let us see किस किस को हम कंपेयर कर रहे हैं। Cr2O72 minus tungsten oxide and molybdenum oxide। ठीक है। Chromium oxide is strong oxidizing in acidic medium, whereas tungsten oxide and molybdenum oxides are not. Although ये क्वेश्चन तो हमारा डिलीटेड पोर्शन में से है, क्योंकि डाइक्रोमेट वाले टॉपिक हमारा कट गया था, बट स्टिल एसिडिक नेचर ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो है ना हमारे कोर्स में, दैट इज व्हाई इट इज गिवन हियर।
ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जो तुम्हें समझ ना आ रहा हो, ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें या तो ई नॉट वैल्यूज गिवन होनी चाहिए, दैट इज नॉट गिवन। तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, वैसे ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम ही आएगी। तो 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +6, x minus 6 equal to 0, x is equal to +6, x minus 6 equal to 0, x is equal to +6. All of them are in +6 oxidation state. ठीक है, अब डाउन अगर ये हम इन सबको देखें तो क्रोमियम, मैंगनीज और टंगस्टन, दे ऑल should lie, molybdenum and tungsten should lie in the same group। एक बार हम इनका पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। हाँ, सो वी कैन सी हियर दैट दे ऑल्दो हमें लर्न नहीं करना कि पूरे पूरे टेबल, तो हम डीप सीरीज को लर्न नहीं कर सकते। यहाँ पे क्वेश्चन जो है 3D, 4D और 5D क्वेश्चन जो आया हुआ है वो इस ग्रुप से आया हुआ है, ये ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 6। तो ऑल्दो ये हमें सारी 3D, 4D, 5D सीरीज नहीं वो करना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है पेपर में तो उसके साथ टेबल गिवन होगी, पीरियोडिक टेबल का कुछ छोटा सा स्क्रीनशॉट दे रखा होगा या फिर बोला होगा दे ऑल लाई इन दी सेम ग्रुप। ठीक है, अब अगर ये सेम ग्रुप में है तो एक चीज जो डिफरेंस से बनाती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देयर इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। और पी ब्लॉक में क्या होता है, देयर इज इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 यूनिट कम होती है स्टेबल नीचे, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये होता है डाउन द ग्रुप पी ब्लॉक में। मतलब अगर सपोज सल्फर +6 दिखाता है तो ऑक्सीजन +6 दिखाता है तो टेलेरियम 2 यूनिट कम होकर +4 चला जाता था। ये पी ब्लॉक के बीच में एक पॉइंट था इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसे ही अगर क्लोरीन +7 दिखा रहा है तो नीचे जाते हुए आयोडीन +5 दिखाना प्रेफर करेगा, 2 यूनिट्स लेस, ये ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट एटसेट्रा होता है। और डी ब्लॉक में अगर तुमने डिटेल में पढ़ा है तो उसमें एक लाइन है कि जैसा पी ब्लॉक में होता है वैसे डी ब्लॉक में नहीं होता। नीचे जाते हुए स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस इन डी ब्लॉक, ये पॉइंट को याद रखना है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे 3 एलिमेंट तीनों एक ही ग्रुप में है और सबसे ऊपर इसमें क्रोमियम आ रहा है और सबसे नीचे इसमें टंगस्टन आ रहा है, तो सबसे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल किसके अंदर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? क्योंकि ये डाउन द ग्रुप की बात है तो क्रोमियम के नीचे हम लिखेंगे मॉलिबेडनम और मॉलिबेडनम के नीचे टंगस्टन। तो आई कैन से डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 है। ठीक है, ऐसा कोई तुमसे पूछे कि क्यों होता है, नीचे जाते जाते ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है, तो इट इज बिकॉज जितने ज्यादा प्रोटॉन होते हैं, हेवियर एलिमेंट्स में हेवी न्यूक्लियस होता है, तो हेवी न्यूक्लियस जो होता है is able to stabilize greater charge। So
पॉइंट ये है कि क्रोमियम के अंदर +6 विल बी लीस्ट स्टेबल. If +6 will be least stable in chromium, so it will readily convert from +6 to say +3 जो वो usually दिखाता है. तो +6 से अगर वो +3 में आएगा in acidic medium, ठीक है, you can even make its reaction if you want, ठीक है, पर तुम इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा. रिएक्शन लिखनी है तो you can balance it using redox का जो मेथड हमने पहले पढ़े हैं, ठीक है. सो सिंस इसका फाइनल कंक्लूडिंग लाइन ये होगी, सिंस क्रोमियम इज लीस्ट स्टेबल in +6, it readily gets reduced to +3 and act as a strong oxidizing agent. You tell me, clear है ये point? So +3 क्यों? +3 वो यूजुअली दिखाता है ना, क्रोमियम तुमने अच्छा क्रोमियम की कंपाउंड्स में अगर तुम देखोगे तो वो क्रोमियम जैसे क्रोमियम क्लोराइड है, एक Cr2O3 है, क्रोमियम क्लोराइड्स है, तो यूजुअली क्रोमियम +3 में स्टेबल होता है. वैसे तो ऐसे +4 में भी जा सकता है, +6 में भी जा सकता है, बट अगेन ये सब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आयनाइजेशन और हाइड्रेशन एंथैल्पी पे. तो क्रोमियम के लिए +4 +5 से ज़्यादा स्टेबल +3 होती है. ये तब समझ आता है जब हम इसके अंदर कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, और वो कंपाउंड एक्चुअली इस बार कटा हुआ है. रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ. देखो ये जो था हमारा, तुम्हें दिख रहा है बीच में रिएक्शन है, अभी मैं इसको पॉइंट नहीं कर पा रहा, पर ये देखो बीच में रिएक्शन है, Cr +6 से +3 में जाता है. दिस इज फ्रॉम डिलीटेड पोर्शन. अगर ये डिलीटेड पोर्शन में से नहीं होता तो तुम इसे पढ़ते कि क्रोमियम ऑक्सीडाइजिंग नेचर तब दिखाता है जब वो +6 से +3 में जाता है. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिबेटेबल है कि इसको सैम्पल पेपर में डालना चाहिए था, नहीं डालना चाहिए था, सिंस वी हैवंट डन क्रोमियम, क्योंकि वो डिलीटेड पोर्शन में. दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो +3 में क्यों जा रहा है, वो बाकी में भी जा सकता था. क्लियर है भाई? Yes. ऑलराइट.